starting chapter principles of inheritance and heredity and variation. Sorry, heredity is very inheritance only. So principles of inheritance and variation. So inheritance is passing of characters from parents to offspring or progeny, right? That is why we compare a child with his parents. पेरेंट्स से कंपेयर किया जाता है बच्चे को कि किस पर गया है वो, राइट? क्यों? क्योंकि उससे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं. ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और हेरिडिटी. अनदर वर्ड इंपॉर्टेंट इज वेरिएशन. वेरिएशन का क्या मतलब होता है? जितने भी डिफरेंसेस हैं, राइट, वी कैन से जो हमें डिफरेंसेस सिबलिंग्स में दिखते हैं, या हम कह सकते हैं कि इस प्रोजनी के अपने पेरेंट्स से जितने भी डिफरेंसेस हैं, दिस इज दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन, राइट? अगर इनहेरिटेंस की बात करें, हेरिडिटी की, तो डिस्कवरी एंड हिस्ट्री इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ग्रेगर जोहन मेंडल, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अ वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, राइट? एंड इन्होंने जीन को डिस्कवर किया था. एक्चुअली जीन की डिस्कवरी मेंडल ने नहीं की है, बट हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी की. द वर्ड जीन वाज नॉट गिवन बाय मेंडल, ठीक है? ये साइंटिस्ट किसने दिया था? जोहानसन. ओके, साइंटिस्ट जोहानसन कॉइंड द टर्म जीन. इन्होंने जीन को कुछ और बोला था, और इन्होंने वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे. किस पर? गार्डन पी पर. गार्डन पी, साइंटिफिक नेम ऑफ विच इज पाइसम सटाइवा. ओके, लोकली हम हिंदी में समझे तो मटर, ठीक है? तो मटर के दानों पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और स्पेशली इन्होंने उस पी प्लांट के 7 पेयर्स लिए थे, 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. तो अगर बेसिक कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ये आ सकता है कि उन्होंने कितने पेयर्स पे काम किया था. तो इट वाज 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. क्या है वो पेयर्स हम डिस्कस करेंगे, और उनके एक्सपेरिमेंट्स भी हम समझेंगे. पहले हम थोड़ा सा इनके कुछ टर्म्स समझेंगे, जो इन्होंने टर्म्स अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए थे. साइंटिफिक टर्म्स हैं, और वो हमें मीनिंग उनके पता होने चाहिए, ठीक है? इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो अराउंड 7 ईयर्स किए थे. इट वाज फ्रॉम 1856 टू 1863. ओके, एंड ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन 1865. बट ऐसा नहीं हुआ था कि 1865 में ही लोगों ने इनका काम एक्सेप्ट कर लिया था. मैनी साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सेप्ट हिज वर्क. उसके रीजंस थे. तो जब हम पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको रीजंस बताऊंगी कि इनका काम इनिशियली क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ, इनिशियली एक्सेप्ट नहीं हो पाया, ठीक है? एंड दूसरी बात, बाद में इनको सक्सेस क्यों मिली, तो वो भी, उसके भी रीजंस हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इनका काम रीडिस्कवर किया था 1900 में. इनका काम रीडिस्कवर हुआ था, एंड इट वाज डन बाय 3 साइंटिस्ट. तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किन साइंटिस्ट ने मेंडल का काम रीडिस्कवर किया था, हु गेव हिम सक्सेस. तो बेसिकली इनके रीडिस्कवर करने की वजह से ही मेंडल को सक्सेस मिली थी, ठीक है? इन्होंने कहा था कि जो मेंडल ने काम किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किए थे, वो सही है, एंड उनसे ही हमें जेनेटिक्स का बेसिस बना, ठीक है? तो ये साइंटिस्ट कौन से थे? दे वर कॉरेंस, व्रीस एंड शिमाक. शिमक, ठीक है? तो आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं. सिर्फ आप सरनेम्स ही याद रखिए, सो इट विल बिकम इजी टू रिमेंबर द साइंटिस्ट. कॉरेंस, व्रीस एंड शिमक. ओके, नाउ वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड सम टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू हेरिडिटी. हेरिडिटी से कुछ टर्म्स रिलेटेड है जो हमें समझ में आ जाएंगे, तो एक्सपेरिमेंट समझना इजी हो जाए. ओके, so first term is homologous chromosomes. ये आपको ऑलरेडी थोड़ा पता है. सेल के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. द वन कम्स फ्रॉम फादर, कॉल्ड एज पैटर्नल क्रोमोसोम. द वन कॉपी ऑफ क्रोमोसोम कम्स फ्रॉम फादर एंड वन कम्स फ्रॉम मदर, ठीक है? हमारी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, अगर हम पेयर्स में बोले 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो ये पेयर्स हम बोलते ही इसलिए हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और 46. तो 46 क्रोमोसोम की बजाय 23 पेयर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हर क्रोमोसोम जो है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम के फॉर्म में ही है. हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं, ठीक है? हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं. क्यों? क्योंकि एक फादर से मिला है, एक मदर से मिला है, ठीक है? किसी भी कैरेक्टर का जीन है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने केस में, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग के केस में अगर मैं बात कर रही हूँ हाइट की, तो वो हाइट का जीन मुझे फादर से भी मिला है और मदर से.
ठीक है। बट कौन सा जीन एक्सप्रेस होता है वो डिपेंड करता है किस पे, कि कौन सा जीन एक्टिव है। कौन सा जीन एक्टिव है वो हम आगे बात करेंगे कि कैसे पता चले। ठीक है। अभी हमें क्या समझ में आया कि होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं कि वन कॉपी फ्रॉम फादर, वन फ्रॉम मदर। दिस इज कॉल्ड एज पैटर्नल कॉपी, दिस इज कॉल्ड एज मैटरनल कॉपी। और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं अगर हम ह्यूमंस की बात करें, राइट। तो यहाँ पे होमोलॉगस और बोलते क्यों है, इसका जो नेम है ना, होमो मीन्स सेम, लॉगस मीन्स पोजीशन। सो क्रोमोसोम में अगर हम समझे तो क्रोमोसोम के अंदर क्या है, क्रोमोसोम के अंदर है डीएनए, राइट। एंड हर डीएनए छोटे स्ट्रेच को हम जीन बोलते हैं। अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और ये जीन की डेफिनेशन और क्या हो सकती है कि ये जो जीन है ना, ये एक्चुअली में जीन इज डीएनए ओनली, राइट। स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए को बोल रहे हैं। तो जीन का जो पार्ट डीएनए से आरएनए बना दे, अ कंप्लीट आरएनए बना दे, और उस आरएनए से प्रोटीन बन जाए, ये प्रोटीन ही फाइनली एक्सप्रेस करता है हमारे कैरेक्टर्स को। मतलब मेरी बॉडी में किसकी हाइट एक्सप्रेस करेगी, फादर की या मदर की, वो ये प्रोटीन बताएगा कि मेरे में कौन सा प्रोटीन एक्सप्रेस हो रहा है। ये प्रोटीन कहाँ से आया है, ये कौन से जीन से आया है, पापा वाले से या मम्मा वाले से, राइट, फादर से या मदर से, राइट। तो प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, और प्रोटीन एक्सप्रेस करता है किसको, कैरेक्टर को। तो हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फीचर एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया कि जीन जो है दैट इज डीएनए। और मैंने बोला कि यहाँ पे डीएनए जो है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं, राइट। एक ये जीन है, दूसरा यहाँ पे जीन है, तीसरा यहाँ पे जीन है, फोर्थ यहाँ पे है। ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि होमोलॉगस सेम पोजीशन से क्या मतलब है, होमोलॉगस से मतलब है कि यहाँ पे जो जीन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास जीन है स्किन कलर का। ठीक है। अगर यहाँ पे इस क्रोमोसोम में यहाँ पे स्किन कलर का जीन है, तो सेम पोजीशन पे इस क्रोमोसोम में भी यहाँ पे स्किन कलर का जीन होगा। दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगस। होमोलॉगस मीन सेम पोजीशन पे जीन्स होंगे एक ही कैरेक्टर के। अगर स्किन कलर है तो सेम पोजीशन पे स्किन कलर के जीन होंगे। अगर मैंने बोला यहाँ पे हाइट का जीन है, तो सेम पोजीशन पे यहाँ पे भी हाइट का जीन होगा। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम में जीन्स की पोजीशन सेम होती है। ओके, यू अंडरस्टूड होमोलॉगस क्रोमोसोम नाउ, राइट। सेकंड इज जीन। जीन के बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। जीन इज अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए। एक तो डीएनए का छोटा सा पार्ट है, ये मेरा डीएनए है, ठीक है। एंड डीएनए के छोटे से पार्ट को मैं जीन बोलूं। दिस जीन इज कॉल्ड एज, दिस जीन इज डीएनए ओनली, राइट। जीन डीएनए का वो पार्ट है जो कि आरएनए बना दे, एक कंप्लीट आरएनए बना दे। कंप्लीट आरएनए से मेरा मतलब है कि वो मैसेंजर आरएनए बनाए, वो राइबोसोमल आरएनए बनाए, वो ट्रांसफर आरएनए, वो सब कुछ बनाए। ठीक है। एंड फाइनली दिस आरएनए कैन कन्वर्ट टू प्रोटीन। ठीक है। ये भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है कि डीएनए आरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है, आरएनए प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट होता है, और उसको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है। सो दिस प्रोटीन फाइनली एक्सप्रेसेस अ कैरेक्टर, अ कैरेक्टर। ठीक है। हमेशा जीन जो है वो पेयर्स में होता है, उन पेयर्स को हम बोलते हैं एलील्स। ठीक है। अगर मैं इसको आपको और ज्यादा समझाऊं तो मैं किसी जीन को नाम दे देती हूँ। मैंने बोला कि एक जीन फादर से आएगा, एक जीन मदर से आएगा। तो अगर मैं किसी एक कैरेक्टर की बात कर लेती हूँ, कैरेक्टर इज से हाइट। ठीक है। तो इस जीन, ये जीन मेरे पास दोनों तरफ से आ रहा है, फादर से भी और मदर से भी। तो मैं इस जीन को दो में ही नाम दूंगी, एक एच कैपिटल दे देते हैं, एक एच स्मॉल दे देते हैं, कि एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। ठीक है। तो हर जीन पेयर्स में है, ये पेयर में हुआ। ठीक है। इन पेयर्स को एक एक को बोलते हैं एलील। ये एच बी अलील है और ये एच बी अलील। ठीक है। सो अलील्स आर बेसिकली पेयर्स ऑफ जीन। और ये तो पेयर्स में होगा ही क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम से आ रहा है, राइट। तो ये हमें बात समझ में आ रही है कि अलील जो होंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे। ठीक है। दैट मीन्स जीन्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, कॉल्ड एज अलील। उन पेयर को बोलते हैं अलील, राइट। नाउ जैसे मैंने आपको बोला ये एक कैरेक्टर लिया। सो दिस कैरेक्टर क्या होते हैं, कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं, हाइट हो गया, स्किन कलर हो गया, हेयर कलर हो गया, राइट। एंड एक वर्ड आता है ट्रेट। कैरेक्टर के ट्रेट्स होते हैं। कैरेक्टर के ट्रेट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला हाइट, तो इसके ट्रेट्स क्या है, टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है। अगर मैंने बोला हेयर कलर,
तो हेयर कलर इज द कैरेक्टर, और इसके ट्रेट्स क्या है? इसके ट्रेट्स हैं, जैसे हेयर कलर में हमारे पास क्या क्या वैरायटी हो सकती है। अगर हम इंडियन कलर की ही बात करें, इंडियन हेयर की बात करें, तो वी हैव ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर, राइट। जैसे डार्क ब्राउन हेयर, वी नो देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ना, तो उन वेराइटीज को बोलते हैं ट्रेट्स, राइट। कैरेक्टर इज द हेयर कलर, ट्रेट्स उसके ये हो गए। स्किन कलर जैसे बोला, तो स्किन कलर व्हाइट और व्हीटिश ऐसा कुछ भी बोलते हैं, तो वो ट्रेट्स हो जाएंगे, राइट। तो आई होप कि कैरेक्टर एंड ट्रेट्स आर क्लियर नाउ। कैरेक्टर क्या चीज है और ट्रेट क्या है, ये आपको समझ में आ गया। फोर्थ टर्म इज, अब हम पढ़ते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस मीन्स, जो मैंने आपको ये बोला कि जीन को हमने नेम्स दे दिए, तो अगर ये जीन, मैं फिर से हाइट का ले लेती हूँ, ये सेम ले लेते हैं कि एक फादर से आया है, एक मदर से आया, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि फादर से जो हम है कि कैपिटल एच आए और मदर से स्मॉल एच आए, ये जरूरी नहीं है। हमने कैसे लिया था कि ये मानो कि टॉल हाइट है और स्मॉल एच मान लो कि स्मॉल हाइट है, शॉर्ट हाइट है, मतलब स्मॉल नहीं शॉर्ट हाइट है, ठीक है। ये सोच के लिया, दैट मीन्स अगर मेरे फादर और मदर दोनों टॉल हैं, तो मेरे पास ये हो जाएंगे जीन, राइट। अगर मेरे फादर और मदर दोनों शॉर्ट हैं, तो मेरे पास ये हो जाएंगे जीन, करेक्ट। एंड अगर फादर से एक डिफरेंट जीन आ रहा है, मदर से एक डिफरेंट जीन आ रहा है, तो मेरे पास ये आएगा, ठीक है। तो ये होता है होमोजाइगस के पहले भी, ये मैं आपको एक दूसरा टर्म समझा देती हूँ, ये होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब मेरे किसी भी जीन का जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो ऐसा है, ऐसा है या ऐसा है। तो तीनों की पॉसिबिलिटीज है, राइट। मुझे मेरे फादर मदर से क्या मिला है, उस पर डिपेंड करता है कि मेरे किसी पर्टिकुलर जीन का मेकअप कैसा है, राइट। तो ये होता है जीनोटाइप। एंड अनदर वर्ड इज phenotype. Phenotype means physical appearance, physical appearance of an individual or of a character. फिजिकल अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में ही बात करेंगे। जैसे अगर मेरे पास ये जीन आया है दोनों से, तो जो कैरेक्टर है, फिजिकल अपीयरेंस है, फिनोटाइप है, वो क्या होगा, टॉल, मतलब ये टॉल फिनोटाइप है। एच एच जीनोटाइप है, इसका मैं देखूंगी तो शॉर्ट हाइट फिनोटाइप है, और उसका जेनेटिक मेकअप स्मॉल एच इज द जीनोटाइप। अगर मेरा जीनोटाइप ये है, तो क्या आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि टॉल होना या शॉर्ट होना, ये हमें जो दिख रहा है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है सामने, वो टॉल है या शॉर्ट है। अगर मेरे सामने कोई प्लांट है, तो उसकी टॉल हाइट है या शॉर्ट हाइट है, जो मुझे दिख रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप इज फिजिकल अपीयरेंस, जो दिख रहा है, दैट इज फिनोटाइप, ठीक है। जो नहीं दिख रहा कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, वो है जीनोटाइप, मतलब ये, ठीक है। नाउ होमोजाइगस मीन्स कि दोनों जीन्स जो है वो सेम है, दोनों अलील सेम है, तो होमोजाइगस। होमो मतलब सेम होता है ना, तो होमोजाइगस मीन्स सेम अलील्स हैं किसी जीन के। अगर मेरे पास सेम अलील है, तो मैं उसको होमोजाइगस बोलूंगी, या प्योर लाइन बोलते हैं इसको, प्योर लाइन, ओके। तो ये दोनों सेम है, तो मैंने होमोजाइगस बोला। ये दोनों भी सेम है, मतलब मैं इसको भी होमोजाइगस बोलूँ, ठीक है। सो दिस इज होमोजाइगस टॉल एंड दिस इज होमोजाइगस शॉर्ट, ठीक है। अगर मैं किसी प्लांट को शॉर्ट बोल देती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं उसका जीनोटाइप ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे उसको बोलना पड़ेगा होमोजाइगस शॉर्ट। तो मुझे उससे समझ में आ रहा है कि ठीक है, सामने वाला मुझे बता रहा है कि होमोजाइगस शॉर्ट है, मतलब उसका जेनेटिक मेकअप भी ऐसा है, होमोजाइगस शॉर्ट। मैं इसमें ही बोल सकती हूँ ना, होमोजाइगस टॉल, तो टॉल जैसे ही किसी ने बोला, तो मैं पहले एच लगा दूंगी कैपिटल, और उसने बोला होमोजाइगस टॉल, मतलब मुझे पता चलेगा कि दोनों सेम है, मतलब होमोजाइगस टॉल ये कंडीशन है, राइट। तो होमोजाइगस होता है कि दोनों अलील सेम है। अब अगर दोनों अलील डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं हीटेरोजाइगस, हीटेरोजाइगस, ठीक है। अब हीटेरोजाइगस जब भी कंडीशन है, तो हीटेरोजाइगस शॉर्ट तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमने देखा कि अगर एच और एच है, तो हमेशा, अच्छा मैंने आपको पहले ये बात बताऊं कि एच कैपिटल एंड एच स्मॉल, अगर किसी के पास भी एक कैपिटल अलील है, दोनों में से, दोनों जीन की कॉपीज में से अगर मेरे पास एक अलील भी कैपिटल वाला है,
तो कैपिटल वाले का ही कैरेक्टर शो होगा। मतलब अगर मैंने इसका कैरेक्टर माना है टॉल और इसका कैरेक्टर माना है शॉर्ट, और मेरे पास अगर अलील्स दोनों हैं, तो मैं ये मान के चलूंगी कि इसी का मुझे लेना है। टॉल जो है ये प्लांट होगा। इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि प्लांट जो है वो टॉल है। मैं फिर से बता रही हूँ, अगर मेरे पास एक कैपिटल एच है और एक स्मॉल एच है, तो मैं ये समझ जाऊंगी कि मेरा जो प्लांट है वो टॉल है, मेरा जो इंडिविजुअल है वो टॉल है। ठीक है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक तो ये, और इस कंडीशन को बोलते हैं हीटेरोजाइगस। तो हीटेरोजाइगस में हमेशा एक ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, हीटेरोजाइगस में हमेशा एक अलील ही एक्सप्रेस करता है। ये हीटेरोजाइगस शॉर्ट नहीं बोला जाएगा, इसको बोलेंगे हीटेरोजाइगस टॉल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें हमेशा एक अलील ही एक्सप्रेस करेगा, और जो अलील एक्सप्रेस करता है हीटेरोजाइगस कंडीशन में, जो अलील एक्सप्रेस करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने बोला टॉल वाला, ये हमने माना है ना कि ये टॉल है और ये शॉर्ट है। ठीक है, अगर हमने माना कि टॉल वाला एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये जो कैरेक्टर है टॉल, इसको मैं बोलूंगी डोमिनेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर नहीं, क्योंकि टॉल और शॉर्ट ट्रेड्स हैं, तो डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है? द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को, जो अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो है डोमिनेंट अलील। जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम नाम देंगे डोमिनेंट ट्रेट। तो बेसिकली ये डोमिनेंट और रिसेसिव जो दूसरा है, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, जिसका क्या बोल सकते हैं, फिनोटाइप हिडन है, बोल सकते हैं उसका मास्क्ड है। मास्क्ड और हिडन कैरेक्टर जिसका एक्सप्रेस नहीं हो रहा है उसको बोलते हैं रिसेसिव। इसका ट्रेट शॉर्ट ट्रेट, शॉर्ट हाइट का ट्रेट जो है वो रिसेसिव ट्रेट है। इसके पास जो एच स्मॉल एच है वो रिसेसिव अलील है। ठीक है, रिसेसिव मतलब जिसने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, डोमिनेंट मतलब जिसने अपने आप को एक्सप्रेस किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डोमिनेंट अलील बोलूं, डोमिनेंट अलील, तो मेरे पास डोमिनेंट अलील है यहाँ पे कैपिटल एच। और अगर मैं बोलूं यहाँ पे रिसेसिव अलील, तो रिसेसिव अलील है मेरे पास यहाँ पर स्मॉल एच। करेक्ट, यहाँ तक आपके सारे टर्म्स कवर हो गए। ठीक है, जो सिर्फ ध्यान रखने वाले हैं, बहुत अच्छे से आपको समझने हैं, वो यही कि जीन जो है वो पेयर्स में होता है, कॉल्ड एज अलील। अलील जो है जीन को ऐसे एक्सप्रेस करेंगे हम, एक स्मॉल एक कैपिटल। कैपिटल वाला हम डोमिनेंट को लिखते हैं, हम कैपिटल उसको लिखते हैं जो डोमिनेंट होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। मैं जैसे अगर मेरे पास, मुझे पता है कि किसी प्लांट में टॉल हाइट जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो मैं टी कैपिटल उसके लिए लिख सकती हूँ, और शॉर्ट टी मतलब स्मॉल हाइट, शॉर्ट हाइट। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स जो है अल्फाबेट के, ये हम दे सकते हैं, मतलब ये साइंटिस्ट ने ही दिए थे। ठीक है, बेसिकली हमें क्या पता चल रहा है कि जीन की दो कॉपीज हैं एक क्रोमोसोम में। एक अपने आप को एक्सप्रेस करती है जिसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं, एक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है जिसको बोलते हैं रिसेसिव। अब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं करती। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स में आपको समझ में आएगा कि कब एक्सप्रेस नहीं होता है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस ना करे वो रिसेसिव, जो एक्सप्रेस करते वो डोमिनेंट। अगर अलील मैं एक जैसे लिख रही हूँ तो होमोजाइगस, अगर अलील मैं डिफरेंट लिख रही हूँ तो हेटेरोजाइगस। मतलब ये और ये होमोजाइगस है और ये हेटेरोजाइगस। राइट, जीनोटाइप इसे कहते हैं जो हम जीन्स का जेनेटिक मेकअप बता रहे हैं कैसा है। और फिनोटाइप मीन्स द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, कि अगर मैं अपना फिनोटाइप बोलूं तो मेरा स्किन कलर कैसा है, मेरी हाइट कैसी है, मेरा हेयर कलर कैसा है, मेरी आईज का कलर कैसा है, दैट ऑल इज फिनोटाइप, जो दिख रहा है। ठीक है, एंड जीनोटाइप हम अल्फाबेट्स में बताते हैं। ओके, इनटू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स। तो मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया और उन्होंने 7 पेयर्स लिए थे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के। राइट, तो पहले हमें ये 7 पेयर्स पता होने चाहिए पी प्लांट के। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि पी प्लांट में सिर्फ 7 ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स से क्या मतलब है, पहले तो हम वो बात करेंगे। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ट्रेड्स तो बहुत सारे थे, मतलब कैरेक्टर बहुत सारे थे उस प्लांट में, इसलिए मेंडल ने चूज किया। लेकिन उन्होंने इसलिए भी चूज किया कि जो 7 पेयर्स उन्होंने स्टडी किए वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अच्छे से डिस्टिंक्ट दिखने वाले, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट दिखने वाले। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने जो प्लांट्स देखे उनमें एक वेराइटी थी कि प्लांट की हाइट के बारे में उन्होंने एक वेराइटी देखी कि या तो प्लांट टॉल थे या तो प्लांट शॉर्ट थे। ठीक है, और उन्होंने हर कैरेक्टर को, हर ट्रेट को इसलिए भी लिया कि उसमें एक डोमिनेंट था और एक रिसेसिव था।
तो हम डायरेक्ट उसी टाइप में लिखेंगे कि जो कैरेक्टर्स डोमिनेंट थे वो मैं इस लाइन में लिखूंगी, जो कैरेक्टर्स रिसेसिव थे वो मैं इस लाइन में लिखूंगी। ठीक है, तो पहला कैरेक्टर उन्होंने लिया प्लांट की हाइट का, और उसके ट्रेड्स क्या थे, टॉल एंड शॉर्ट। ठीक है, सेकंड कैरेक्टर उन्होंने लिया, अब देखो मटर की बात हो रही है तो हम याद भी ऐसे रखेंगे कि ये मटर का फूल है। ठीक है, वैसे इसको पॉड कहते हैं। ठीक है, सॉरी फ्रूट है, फूल नहीं फ्रूट है। तो इन्होंने क्या क्या लिया, प्लांट की हाइट ले ली पहले, फिर फ्लावर का कलर ले लिया, फ्लावर कलर वॉज वायलेट। वायलेट कलर के फ्लावर्स डोमिनेंट थे व्हाइट फ्लावर्स के ऊपर। तो उनको ये सब बहुत क्लियरली दिख रहा था, डिस्टिंक्ट था, मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने लिया पॉड का, तो पॉड साइज एंड पॉड की साइज नहीं, पॉड का शेप, पॉड शेप एंड पॉड कलर। ठीक है, ये उन्होंने दो लिए। पॉड शेप में, पॉड का शेप अगर हम देखें तो मटर का फली हमें कैसे अच्छी लगती है, हमें राउंड अच्छी लगती है, पूरी फूली फूली। तो राउंड जो थी वो डोमिनेंट थी ओवर रिंकल्ड। रिंकल्ड मीन्स ऐसी सी, ठीक है, जिसमें मटर के दाने होते ही नहीं ऑलमोस्ट। पॉड कलर जो था, पॉड कलर वॉज ग्रीन डोमिनेंट ओवर येलो। ओके, देन उन्होंने और क्या लिया, पॉड हो गया, उन्होंने और लिया था, मुझे भी याद नहीं आ रहा, एक मिनट। उन्होंने और क्या लिया था, फ्रूट, फ्रूट तो यही है राइट, फ्रूट सीड ली थी, मटर के अंदर वो होती है ना, सीड्स होती हैं जो। तो उन्होंने मटर का भी लिया, तो सीड का कलर लिया एंड सीड का शेप लिया। ठीक है, सीड कलर हम कैसे याद रखेंगे, देखो पॉड कलर आपको पता है कि मटर की फली जो ऊपर होती है ना, हमें उसका ध्यान रखना है कि वो ग्रीन जो है डोमिनेंट है ओवर येलो। तो सीड कलर जो है वो येलो डोमिनेंट है ओवर ग्रीन, इसको उल्टा कर देना। ठीक है, सीड शेप में अगेन राउंड सीड एंड रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो ये उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए थे। ठीक है, अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, पहले इनकी वो रीजंस की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए वो इनिशियली एक्सेप्ट नहीं हुए। ठीक है, क्यों नहीं हुए, पहली बात तो जो इन्होंने बोला था अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि प्लांट या तो टॉल होगा या शॉर्ट होगा, ऐसा हमें दूसरे इंडिविजुअल्स में नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस की बात करें तो ऐसा नहीं है कि टॉल और शॉर्ट वाले पेरेंट्स के बच्चे सिर्फ या तो टॉल होंगे या शॉर्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है, वो एवरेज हाइट के होते हैं। राइट, तो इनके जो रिजल्ट थे वो ज्यादातर स्पीशीज से मैच नहीं कर रहे थे, तो साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्टेड। दूसरा रीजन था कि इन्होंने साइंस में, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ना स्टैटिस्टिक्स यूज किया था एंड मैथमेटिकल अप्रोच यूज किया था। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज किया था स्टैट्स और अप्रोच, ये मैथमेटिक्स का अप्रोच। तो ये साइंटिस्ट के लिए न्यू था काफी, और बहुत साइंटिस्ट, आपको पता ही है बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मैथ्स को वैसे ही हेट करते हैं ना, तो उन्होंने, ज्यादातर साइंटिस्ट ने इसको न्यू बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होता है कि बायो में आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड था कि इनका जो, थर्ड इसलिए नहीं इनिशियली एक्सेप्ट हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन उस टाइम पे बहुत हुआ था। इन्होंने एक लोकल मैगजीन में अपना अ, दे दिया अपना रिजल्ट, पूरा इतने एक्सपेरिमेंट्स बता दिए, और वो सब तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए इनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो, उनको इनिशियली इतनी सक्सेस नहीं मिली। फिर जब 3 साइंटिस्ट ने रीडिस्कवर किया इनका वर्क और फिर से बताया, तो तब तक एक तो कम्युनिकेशन कुछ बेटर हो गया था, दूसरा क्यों एक्सेप्ट किया, उसके रीजंस क्या हैं। एक, इन्होंने बहुत लार्ज सैम्पलिंग साइज ली थी। लार्ज सैम्पलिंग साइज से मतलब है कि इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे उन्होंने प्लांट्स ग्रो किए। ऐसा नहीं कि अगर उन्होंने एक कैरेक्टर पे काम किया तो उन्होंने 2-3 प्लांट्स ग्रो किए और रिजल्ट दे दिए, ऐसा नहीं। उन्होंने 1000 के आसपास उन्होंने एक एक ट्रेड पे काम किया, 1000 प्लांट्स ग्रो किए हर ट्रेड के लिए, काइंड ऑफ इतना है इनका रिजल्ट। एग्जैक्ट नंबर जो होगा वो शायद से 30,000 प्लांट्स इन्होंने ग्रो किए। ठीक है, तो दैट वाज कॉल्ड एज लार्ज सैम्पलिंग साइज। यही रीजन है कि इनका काम जो है उसको सक्सेस मिली थी। सेकंड, मेटिकुलस रिकॉर्ड्स, इन्होंने बहुत अच्छे से अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो बताए थे। इन्होंने बहुत रिकॉर्ड रखे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स के, और वो सब कुछ इन्होंने शो किया था कि मैंने ये सब काम किया है और ये रिजल्ट है। ठीक है, दैट मीन्स उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ हिज वर्क। तो इन सब रीजंस की वजह से इनको सक्सेस फाइनली मिली थी। ठीक है, नाउ कमिंग टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स।
मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने सबसे पहले एक सिंगल कैरेक्टर पे काम किया, ठीक है, दैट इज पहला ले लेते हैं प्लांट हाइट। तो उन्होंने फर्स्ट सिर्फ प्लांट हाइट पे काम किया, जिसको उन्होंने बोला इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और वन ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट और वन जीन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। पहले हम प्लांट हाइट की बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने प्लांट हाइट को चूज किया, तो उन्होंने टॉल वाले प्लांट को का जीनोटाइप ये लिखा, ठीक है, और शॉर्ट वाले का स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इन्होंने इनका क्रॉस कर दिया। क्रॉस करना मतलब मेटिंग करवाना, मेटिंग करवाना मतलब रिप्रोड्यूस करवाना। प्लांट्स को मेट करवाया, तो दो प्लांट्स का मेट करवाया। मेटिंग प्लांट्स में क्या होगी आपको थोड़ा नॉलेज तो हो गई, नहीं तो हम बात करते हैं। जैसे आपने प्लांट का अगर स्ट्रक्चर देखा हो तो ये मैं सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना रही हूँ। सो दिस इज ओवरी, ठीक है, और यहाँ पे होते हैं स्टेमन्स। अगर मैं एक ही प्लांट की बात कर रही हूँ बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक है, तो वैसे ये सेपरेट करेंगे। ऑफ कोर्स उन्होंने यूनिसेक्सुअल लिए होंगे, या तो अगर प्लांट जो है बाइसेक्सुअल है तो उन्होंने स्टेमन्स को हटा दिया होगा, ठीक है, ओवरी को फिर वो कर लेते हैं, प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और किसी और प्लांट के स्टेमन्स जो है वो इसके स्टिग्मा पे डालते हैं, ठीक है। स्टिग्मा इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पूरा ही होता है वैसे ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है। और स्टेमेंस, दैट इज स्टेमेन क्या होते हैं, ये पूरा स्टेमेन है, ये एंथर है, ठीक है। तो उन्होंने एंथर्स निकाल के स्टिग्मा पे डाले थे, ठीक है। ऐसे होती है मेटिंग प्लांट में। फिर ये एंथर्स अंदर जाते हैं, मतलब पूरे एंथर नहीं जाते हैं, मेल गैमेट्स जाते हैं, एंड फाइनली हियर इन ओवरी दे फ्यूज विद द ओवम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे जाइकोट बनता है, ओके। सो ये उन्होंने मेटिंग करवाई प्लांट की, और इनसे जो गैमेट्स फॉर्म होंगे, गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, अगर मैं किसी जीनोटाइप की बात कर रही हूँ तो गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे। कैपिटल टी, एक बार हम यहाँ साइड में बात करते हैं। कैपिटल टी और कैपिटल टी अगर जीनोटाइप है तो इनका जब गैमेट फॉर्म होते हैं तो दोनों सेपरेट हो जाते हैं अली। एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ये बना। अब क्योंकि इस इन दोनों का सेम है तो हम एक बार लिख लेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास जीनोटाइप ये है तो गैमेट क्या बनेगा, स्मॉल टी। एक ही बार लिखूंगी, क्यों, क्योंकि सेम बन रहा है। अगर मेरे पास जीनोटाइप ये है, ठीक है, तो क्या बनेंगे गैमेट्स, मैंने कहा दोनों सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाते हैं मतलब एक मेरे पास ये गैमेट बना, एक गैमेट ये बना, ठीक है। तो मेरा जीनोटाइप क्या आया, ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप आ गया ये, राइट। दोनों बने थे तो मैंने दोनों अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक का ये आ गया, इसका ये आ गया, एक बार ही लिखेंगे, और इसका ये आ गया, ठीक है। सो जब दो प्लांट्स की उन्होंने मीटिंग कराई तो जो इंडिविजुअल बना, जो प्लांट आया, वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, ठीक है। इसको उन्होंने बोला F1 जनरेशन। F1 से मतलब है, F से मतलब है फीलियल, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो उन्होंने इसको F1 जनरेशन बोला। F1 जनरेशन के जो इंडिविजुअल्स थे वो सारे इस जीनोटाइप के थे। तो बेसिकली जो मेंडल ने देखा फिनोटाइप, उन्हें जो दिख रहा था, उन्हें क्या देखा कि ये सारे प्लांट्स टॉल थे। उन्होंने क्या देखा कि F1 जनरेशन में सारे टॉल और टॉल और शॉर्ट को लेने पर सारे टॉल प्लांट्स आए, उन्होंने ये देखा, ठीक है। तो उन्होंने इसको क्या किया, नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, अब इसके थ्रू भी उन्होंने एक लॉ दिया था। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, 3 लॉज हैं इनहेरिटेंस के, मतलब हेरिडिटी को गवर्न करने के 3 लॉज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये पहला क्रॉस करके लॉ दिया था, एक फर्स्ट लॉ दिया था, ठीक है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे, और पहले हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने इसके आगे क्या एक्सपेरिमेंट किया। पहली बात ये कि जब उन्होंने एक कैरेक्टर लिया तो इसको उन्होंने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्यों बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि सिंगल हाइब्रिड बन रही है। सिंगल हाइब्रिड से क्या मतलब है, हाइब्रिड मतलब क्या होता है, हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स। हाइब्रिड मीन्स मिक्स, और सिंगल कैरेक्टर से बन रही है तो मोनो हाइब्रिड, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है क्रॉस ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। तो इन्होंने इससे ही, अच्छा पहले अपन आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने आगे क्या किया, जो F1 जनरेशन थी ना, F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग मतलब होता है सेल्फ मेटिंग। उन्होंने सेल्फ से मेटिंग कर दी, मतलब टी टी का क्रॉस उन्होंने दूसरे प्लांट से कराया जो भी जिसका जीनोटाइप यही था, राइट। तो इससे क्या बना, इसका अब इसका क्रॉस कैसे करते हैं, टी टी क्रॉस विद टी टी, ये कैसे करना है, उन्होंने एक दूसरे साइंटिस्ट का हेल्प लिया जिनका नाम था, मुझे पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा उनका, पुनेट,
इन पुनिट जी ने क्या दिया था, इन्होंने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, बेसिकली इन्होंने प्रोबेबिलिटी का दिया था कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट कर, कि किसी चीज के कितने चांसेस हैं टू अकर। प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस टू अकर, किसी चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड आउट करने का एक मेथड दिया उन्होंने, और उसको उन्होंने बोला पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर उन्होंने क्या बताया कैसे करते हैं, उन्होंने बताया कि अगर एक, जैसे आपको इन दो का करना है तो आप कैसे करोगे, जो भी इनके अलील्स हैं वो आप यहाँ पे लिख दो, एक के ऊपर लिख दो एक पेरेंट के, ठीक है, दूसरे के यहाँ पे लिख दो, और कितनी प्रोबेबिलिटी है उनके इंडिविजुअल्स में, उनके बच्चों में, उनके मतलब जो जनरेशन है, फॉलोइंग जनरेशन है, उसमें आने की, उस जीन का कितना चांसेस है ये आपको पता चले। तो कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे लिख लिया पेरेंट्स का टी टी एंड टी टी, और उसके बाद यहाँ निकालेंगे टी क्रॉस टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो ये चांसेस होते हैं, मतलब उन्होंने क्या देखा इससे, ये है अब F2 जनरेशन, ये F1 की सेल्फिंग कराई थी ना, ये F1 की सेल्फिंग होती है हर बार F2 के लिए, और ये F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में मेंडल जी ने क्या देखा कि उनके पास क्या रिजल्ट आया। अब रिजल्ट देखो, पहले फिनोटाइप निकाल लेते हैं। फिनोटाइप क्या आया, देखो एक ये प्लांट मेरा टॉल है, राइट, एक ये टॉल है, टी कैपिटल टी स्मॉल टी, प्लांट क्या बनता है, टॉल। मैंने कहा था सिर्फ कैपिटल वाला एक्सप्रेस करता है अपने आप को, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट, है ना। तो कैपिटल वाला एक्सप्रेस करेगा तो ये भी टॉल हो गया, यहाँ पे भी कैपिटल वाला एक्सप्रेस करेगा तो ये भी टॉल हो गया, राइट। ये वाला प्लांट जो है वो शॉर्ट हाइट, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यही मेंडल जी ने देखा, और उन्होंने फिनोटाइप में क्या बोला कि 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, ड्वार्फ हाइट मतलब शॉर्ट हाइट, ठीक है। तो 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, मतलब 75% प्लांट्स जो थे वो सारे टॉल थे, और 25% प्लांट्स जो थे वो सारे शॉर्ट थे। ओके, अगर उन्होंने जीनोटाइप देना था, उन्होंने जीनोटाइप का भी रेशियो दिया। अब ये रेशियोज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना होता है एग्जाम में आ सकता है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फेनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है, देखो जीनोटाइप हमारे पास 3 टाइप के बन रहे हैं, एक बन रहा है कैपिटल टी, दूसरा बन रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, और तीसरा बन रहा है स्मॉल टी। ओके, सो कैपिटल टी कितना है 1, कैपिटल टी स्मॉल टी 2, एंड स्मॉल टी 1, तो 1:2:1, ये रेशियो था जीनोटाइप का, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटाइप का रेशियो है 1:2:1। ओके, नाउ इन इस एक्सपेरिमेंट से, द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट के एक्सपेरिमेंट से, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने फर्स्ट लॉ दे दिया मेंडल जी ने, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस सेज, अच्छा इन्होंने, मेंडल जी ने इनको जीन तो कहा नहीं था, इन्होंने क्या बोला उसको, इन्होंने जीन को वर्ड दिया फैक्टर, इन्होंने जीन को टर्म दिया फैक्टर। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स अकर इन पेयर्स, फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में होते हैं। और इन्होंने थर्ड इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि इन डिसिमिलर फैक्टर्स, वन फैक्टर, वन पेयर, वन मेंबर ऑफ अ फैक्टर कह सकते हैं, वन मेंबर ऑफ अ फैक्टर डोमिनेट्स द अदर मेंबर। इसका क्या मतलब है, इन डिसिमिलर फैक्टर मतलब फैक्टर्स किसको बोल रहे हैं, वो जीन को, राइट। डिसिमिलर फैक्टर मतलब जैसे प्लांट की हाइट ली थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया डिसिमिलर, सिमिलर नहीं है ना, टी टी नहीं है। तो इन डिसिमिलर फैक्टर, वन मेंबर ऑफ अ फैक्टर, वन मेंबर डोमिनेट्स द अदर, ठीक है। इन F1 जनरेशन, ये भी इन्होंने बोला कि फर्स्ट जनरेशन में हमेशा एक फैक्टर दूसरे पे डोमिनेट करेगा तो वही एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेट करने से उनका मतलब है कि वही एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। सो दिस वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या रिजल्ट है ये आपको पता चल गया। तो इनमें से स्टेटमेंट आ सकती है और पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इनमें से क्या नहीं है, ठीक है, व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहां से आया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। इसके बाद सेकंड जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया दैट वाज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। सो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स में मेंडल जी ने 2 कैरेक्टर्स लिए।
अब दो कैरेक्टर उन्होंने कौन से लिए, उन्होंने सीड का ले लिया, ठीक है, सीड का शेप और कलर, दो कैरेक्टर हो गए सेम सेम, तो उन्होंने सीड कलर और सीड शेप ले लिया, ठीक है। क्या लिया उन्होंने, सीड कलर एंड सीड शेप। सीड कलर में क्या था हमारे पास, येलो डोमिनेंट ओवर ग्रीन, शेप में राउंड डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, ठीक है। तो मेंडल ने इनका क्रॉस करवाया। अब इनका क्रॉस करवाएंगे तो ध्यान से देखते हैं, हम हमें इनका जीनोटाइप बनाना है ना। तो येलो, येलो सीड, पहले सीड के, देखो हमें डोमिनेंट और रिसेसिव का करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, पहले इनके जीनोटाइप बनाएंगे। येलो सीड, राउंड सीड, येलो एंड राउंड सीड विथ ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। तो इसका जीनोटाइप कैसे बनाएंगे, येलो ले लेंगे, डोमिनेंट है तो वाई कैपिटल, राउंड के लिए आर कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे भी, यहाँ पे ग्रीन सीड, देखो एक डोमिनेंट वाई लिया है, येलो सीड डोमिनेंट ओवर ग्रीन सीड, तो ग्रीन को स्मॉल वाई ले लेंगे, ठीक है। ये बात फिर से देखना, येलो सीड जो है वो डोमिनेंट है तो कैपिटल ले लेंगे, ग्रीन सीड रिसेसिव है उसके साथ तो स्मॉल वाई ले लेंगे, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। और राउंड सीड का लेंगे तो राउंड डोमिनेंट है, और रिंकल्ड क्योंकि रिसेसिव है तो आर का ही ले लेंगे, स्मॉल आर, ओके। सो इन्होंने क्या लिया, इन्होंने पेरेंट प्लांट्स लिए। पेरेंट हमेशा ये प्योर लाइन्स लेते थे, प्योर लाइन्स मतलब होमोजाइगस, होमोजाइगस से स्टार्टिंग करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या लिया, हम्म, ठीक है, ये हो गया होमोजाइगस। अब इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, इसका बनेगा वाई एंड आर, राइट, और इसका स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, ठीक है। क्योंकि F1 जनरेशन तो हमेशा इनकी डोमिनेंट होती थी ना, तो देखो F1 जनरेशन डोमिनेंट है, राइट, दैट मीन्स कि वो हमेशा होमोजाइगस प्लांट्स लेते थे, ठीक है। इसलिए उनका ये वाला अप्रोच काम किया, जो इन्होंने प्रूफ निकाले एक्सपेरिमेंटल, वो एक्सपेरिमेंट्स इसलिए ही सही थे क्योंकि उन्होंने जो स्टार्टिंग अप्रोच लिया था उन्होंने होमोजाइगस लिया, ठीक है। तो इस ये प्लांट कैसा बनेगा, येलो एंड राउंड, है ना, येलो सीड्स एंड येलो कलर्ड सीड्स एंड राउंड कलर्ड सीड्स वाले प्लांट है सारे, ठीक है, येलो एंड राउंड। नाउ इसकी क्या करते थे वो F2 जनरेशन के लिए, सेल्फिंग, राइट, तो यहाँ पे वो सेल्फिंग करते थे, पुट इट स्क्वायर अगेन। बनाओगे कैसे, जैसे आपने पहले किया, वाई, वाई मैंने और एक और बनाना पड़ेगा ना कॉलम, राउंड एंड येलो दोनों कैरेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं ना, टू इनहेरिटेंस, तो राउंड येलो फिर रिंकल्ड येलो। देखो इसके गैमेट्स क्या बनेंगे, इसके गैमेट्स लिखने पड़ेंगे ना, मैं अगर मैं एक का देख रही हूँ ये, तो मेरे पास एक ये बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, तीसरा बनेगा कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर, चौथा बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। बनेंगे दोनों के सेम, तो मतलब मुझे दोनों साइड सेम लिखने हैं, बट मुझे गैमेट्स तो पता होने चाहिए ना कि गैमेट्स क्या बनेंगे, राइट। तो गैमेट्स की मैंने हर पॉसिबिलिटी ले ली कि गैमेट्स क्या क्या बनेंगे, ठीक है। पहले हमारे पास ना होता ही ये था एक ही, तो इसलिए बनाना इजी था कि इसमें से तो पता है कि ये बनेगा और ये बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास दो है तो सबकी हमने पॉसिबिलिटी निकाल ली, ठीक है। बस इनको अब यहाँ पे लिखना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर स्मॉल वाई स्मॉल, ऐसा, ठीक है। सेम आप यहाँ लिख दोगे, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई। अब इसका आप बना लोगे ऐसे, इसको अच्छा, ये टू कैरेक्टर्स के लिए कर रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, जो क्रॉस करते हैं वो होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप आते हैं, ये बहुत सिंपल है। अगर मैं यहां से इसको लूं तो आर एंड वाई, राइट, ऐसे ही मैं सारे कर दूंगी, राइट, ऐसे हम सारे बना लेंगे, स्मॉल आर कैपिटल वाई, आर कैपिटल एंड ऐसे, ठीक है। मैं अब ये पूरा बना भी नहीं रही हूँ, आप लोग बना सकते हैं ये,
इसका जो रेशियो आता है, तो फिनोटिपिक रेशियो इज इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिनोटिपिक रेशियो से क्या मतलब है कि मैं ये देखूं कि प्लांट्स जो है वो मेरे राउंड येलो कितने थे, ठीक है। अब राउंड और येलो दोनों क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, ठीक है। दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी है कि राउंड और रिंकल्ड बन जाए, सॉरी राउंड और ग्रीन बन जाए, कलर एंड शेप, राइट। और क्या है, रिंकल्ड और एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। तो एक डोमिनेंट पूरा और एक रिसेसिव पूरा, इसके चांसेस क्या होते हैं, पूरे डोमिनेंट के चांस होते हैं बनने के 9, ठीक है। वन डोमिनेंट कैरेक्टर वन रिसेसिव कैरेक्टर के चांसेस होते हैं 3, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन दोनों रिसेसिव कैरेक्टर बनने के चांसेस होते हैं 1। So phenotypic ratio of a dihybrid cross is 9:3:3:1. This is important. ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो जीनोटिपिक रेशियो होता है उसका ये है, जीनोटिपिक कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया। इसमें क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि ये वाला कितना बना, फिर ये वाला कितना बना, ऐसे करके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन्स के, जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उससे उन्होंने लॉज बनाए थे, लॉज ऑफ हेरिडिटी दिए थे उन्होंने, लॉज ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो आई थिंक लॉ ऑफ डोमिनेंस मैंने आपको करवा दिया, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज द फर्स्ट लॉ, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सेकंड लॉ जो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी बेस्ड ऑन लॉ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ही था, वन जीन के बेस पे, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पे उन्होंने ये वाला भी दिया था लॉ। ये लॉ क्या बोलता है एक बार समझ लेते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ये क्या बोलता है कि जो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, दैट इज फॉर एग्जाम्पल हम उसका ले लेते हैं पी प्लांट का ही, प्लांट हाइट का सबसे पहला वाला, इट वॉज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। जो भी है अलील्स के, जो भी हमारे पास पेयर बने, द लॉ सेज कि हमेशा जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगी, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगी, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स विल ऑलवेज सेग्रीगेट, सेग्रीगेट करना या सेपरेट होना, अलग होना, दैट मीन्स ये इससे सेपरेट हो जाएगा, गैमेट्स हमेशा ऐसे बनेंगे। ये हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस इज अ लॉ कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो अलील्स हैं, एक जीन के अलील्स हैं, वो सेपरेट क्रोमोसोम में जाएंगे, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ऐसे। इसका हम लिखते तो एक ही है, क्योंकि दोनों का बनेगा सेम ही, इसलिए हम लिखते एक है। बट इसका मतलब क्या है कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमेशा हमारे अलील्स जो है वो सेपरेट क्रोमोसोम में जाएंगे। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फाइन। ये था सेकेंड लॉ। जो थर्ड लॉ है, दैट इज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। को समझने से पहले हम थोड़े सिंपल केसेस समझ लेते हैं, एक्सेप्शंस टू द फर्स्ट लॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, राइट, जिसमें मेंडल जी ने क्या बोला कि एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट होता है ओवर दी अनदर कैरेक्टर, राइट, इसलिए उनका प्लांट जो है वो टॉल आया था, करेक्ट। लेकिन इसको जब बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने दूसरे प्लांट्स पे स्टडी किया, या किसी और एनिमल पे स्टडी हुई, या ह्यूमंस पे स्टडी हुई, तो उन्हें एक एक्सेप्शन मिला इसका, जिसको हम बोलते हैं को इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मतलब साइंटिस्ट ने ये देखा कि कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ऑल्सो देयर इन नेचर। तो इन्होंने किस पे काम किया था, एक प्लांट है, फ्लावर है, स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन द साइंटिफिक नेम ऑफ विच इज एंटीराइनम, एंटीराइनम, पता नहीं इसकी थोड़ी सी स्पेलिंग, आई थिंक डबल एन आता है, एंटीराइनम स्पीशीज। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो किस में मिलता है। सो इट इज स्नैपड्रैगन फ्लावर और एंटीराइनम स्पीशीज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा गया कि इसके जो फ्लावर्स थे, इसके दो टाइप के फ्लावर देखे साइंटिस्ट ने, वन वॉज अ रेड फ्लावर, क्रॉस करवाया विद अ व्हाइट फ्लावर, ठीक है। तो जीनोटाइप उन्होंने क्या लिया, कैपिटल आर एंड सॉरी डब्ल्यू,
ठीक है, अभी तो डोमिनेंट ना प्योर लाइन ली है, होमोजाइगस, राइट। तो बनना क्या चाहिए था इसका, इसका आर एंड इसका डब्ल्यू। ठीक है, इसके जो F1 जनरेशन थी, बनना क्या चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये जो सारे प्लांट थे वो रेड आने चाहिए, करेक्ट। बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने क्या देखा कि स्नैपड्रैगन फ्लावर में जो ये F1 के प्लांट्स थे वो सारे पिंक थे। ठीक है, मतलब जो रिजल्ट था वो रेड और व्हाइट के बीच का था। रेड ने कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं किया व्हाइट को। ओके, सो दे कॉल्ड इट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, देखो अगर ये वाला जो कैरेक्टर है, अगर ये क्या आ रहा है, अगर ये हमारा पिंक आ रहा है, दिस इज पिंक, फिनोटिपिकली दिस इज पिंक। अगर इसकी सेल्फिंग करवाई, अगर इसकी सेल्फिंग करवाई, आई थिंक मैंने इसको गलत लिया है ना, इसको स्मॉल आर ही लेना चाहिए ना, डोमिनेंट एंड कुछ नहीं तो, अब ठीक है। नहीं तो हमारे एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकंड, ठीक है, मैं यहाँ एक बार फिर से कर देती हूँ, सॉरी। रेड फ्लावर विथ व्हाइट फ्लावर, ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन थी, लेकिन हमें उसको लेना होता है ना डोमिनेंट को, इसलिए मुझे लगा मैंने गलत किया। ठीक है, तो ऐसे ले लिया। ठीक है, होमोजाइगस लेते हैं पहले में। इसका बनेगा क्या, आर एंड आर, राइट। इसकी जब सेल्फिंग हुई लाइक दिस, तो F1 की जब सेल्फिंग होती है तो हमें पता चलता है कि F2 में क्या आएगा, राइट। और इसमें क्या आ रहा है, पिंक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमारे पास पुनेट स्क्वायर मेथड से किसके कितने गैमेट्स बनेंगे। आर आर, आर एंड आर, आर एंड आर, स्मॉल आर, राइट। अब हमें फिनोटाइप चेक करना है। ठीक है, तो फिनोटाइप के अकॉर्डिंग अगर मैं इसका कैपिटल आर लूं, सो दिस प्लांट विल बी रेड, राइट। देन आर एंड स्मॉल आर, दिस इज पिंक, राइट। एंड स्मॉल आर इज व्हाइट। ठीक है, हमें देखना है रेशियो। ठीक है, ये 1 बन रहा है, ये 2 बन रहे हैं दोनों, और ये 1 बन रहा है, मतलब 1:2, 2:1। सिमिलर इज फिनोटाइप, राइट। रेड बन रहा है 1, पिंक बन रहे हैं 2, और व्हाइट बन रहा है 1। मतलब कि फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो, दोनों रेशियो सेम हो गए थे। सो इट इज एक्सेप्शन टू मैंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड ये क्वेश्चन आ सकता है कि उसका फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, या जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है। द क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम कि कौन से केस में फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो सेम होता है। सो फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो सेम होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है कि वन कैरेक्टर, वन अलील इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर अनदर अलील, राइट। का एक और एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या बोलता है, कोडोमिनेंस, को मींस टुगेदर, टुगेदर डोमिनेंट। ठीक है, मतलब एक का कैरेक्टर हिडन नहीं हो रहा है। कोडोमिनेंस मींस द अलील्स आर टुगेदर डोमिनेंट। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, सबसे पहले इसके एग्जांपल से ही हमें समझ में आएगा। इसका एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। विच ब्लड ग्रुप, ए बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप के लिए क्या होता है, ब्लड ग्रुप के लिए जो अलील्स होते हैं उनको नेमिंग दी जाती है। जो ब्लड ग्रुप की जीन होती है ना, वो आई जीन होती है। ठीक है, इट इज नेम्ड एज स्मॉल आई। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अलील क्या होते हैं, आई ए एंड आई आई। ठीक है, कैसे इसको मैंने डिनोट हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक बार ए है, दैट मीन्स हमारे आरबीसी पर एंटीजन ए है। एंड अगर आरबीसी पर एंटीजन ए होता है तो उसको ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। ओके, डिनोटेड एज दिस, उसके अलील ऐसे बनाए जाते हैं, राइट। अगर ब्लड ग्रुप बी होता है, अच्छा इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें आई ए है और आई आई ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मैंने बोला कि आरबीसी पे एंटीजन ए है, मतलब ब्लड ग्रुप ए बन रहा है। दिस ऑल्सो शोज कि ए इज डोमिनेंट ओवर आई, राइट। ए कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई है, इसलिए तो ब्लड ग्रुप ए बन रहा है ना, करेक्ट। आई अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा इस केस में, राइट। दैट मीन्स आई को हम रिसेसिव अलील बोल सकते हैं, राइट। अगर ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी कैसे आता है, आई बी एंड आई आई। अगर ये केस होता है तो आरबीसी पर एंटीजन जो होता है दैट इज बी एंटीजन, और ब्लड ग्रुप बी बन जाता है। ठीक है, अगर
हमारे मतलब किसी एक पर्सन के ऐसे एलील्स हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या होता है, आरबीसी पर ना ए भी होता है एंटीजन और बी भी होता है। ए भी अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा है, बी भी अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर रहा है। इस केस में जो ब्लड ग्रुप होता है वो ए बी बन जाता है। ओके, नो वन मतलब कोई एक उनमें से दूसरे पे डोमिनेंट नहीं है, दोनों एक साथ डोमिनेंट है, ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बीच का ब्लड ग्रुप बन रहा है। तो ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आ सकता है कि को डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है, तो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल इज ह्यूमन ब्लड ग्रुप। इसका ह्यूमन ब्लड ग्रुप ही लिखना है हमें, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी। ओके, अब हमने ब्लड ग्रुप क्योंकि पढ़ लिया है तो हम एक और कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज मल्टीपल एलील, मल्टीपल एलीलिज्म, क्योंकि उससे काफी रिलेटेड है। मल्टीपल एलीलिज्म से क्या मतलब है कि बहुत सारे अलील मिलते हैं, मल्टीपल अलील्स मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं मल्टीपल अलील्स? इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में हमें मल्टीपल अलील्स देखने के लिए मिलते हैं, मिलता है ब्लड ग्रुप्स में। अब कैसे मिलता है हमें ये सोचना है। ब्लड ग्रुप में जो अलील्स हैं, ब्लड ग्रुप बनाने के जो जीन्स हैं, जो अलील्स हैं, वो हमारे पास तीन होते हैं। एक होता है आई ए, एक होता है आई बी एंड अनदर इज आई आई। ठीक है, तो तीन अलील्स हैं। अब मैंने लिखा है ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलते हैं मल्टीपल अलील। इसका ये भी मतलब है कि किसी इंडिविजुअल में मल्टीपल अलील्स नहीं मिलते, इंडिविजुअल में मल्टीपल अलील नहीं मिलते, इंडिविजुअल में दो अलील ही मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं दो अलील मिलने के? ऐसे मिलेगा तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, राइट? ऐसे मिलेगा तो ब्लड ग्रुप बी हो गया। ओके, लाइक दिस, ये हमने तीन केस डिस्कस किए, ए बी हो गया। ठीक है, अगर आई आई होता है मतलब कोई एंटीजन नहीं है आरबीसी पे, तो ब्लड ग्रुप होता है ओ। ये आपको क्या समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? पॉपुलेशन में तीन टाइप के अलील मिल रहा है। यहां से अगर हम निकालें तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेरे पास अलील ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन में तीन अलील मिलते हैं, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल अलीलिज्म। करेक्ट? ओके, सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से मेंडल जी ने कुछ और भी कंक्लूजन्स निकाले थे। क्या कंक्लूजन निकाले थे? कि ऐसे कुछ क्रॉसेस पॉसिबल हैं जिसके थ्रू हम किसी अननोन इंडिविजुअल का जीनोटाइप पता कर सकते हैं, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन अननोन इंडिविजुअल। अब मेरे पास किसी का है, मेरे पास पर्सन जिसका मुझे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर स्टडी करना है, तो मुझे उसका जीनोटाइप नहीं पता है। ठीक है, मुझे फिनोटाइप दिख रहा है बट मुझे उसका जीनोटाइप पता करना है। दैट इज, वो क्या कह रहे हैं कि जीनोटाइप किसी का होमोजाइगस है या हीटेरोजाइगस है। कंफ्यूजन एक्चुअली इसी में होता है ना, क्योंकि मैंने किसी प्लांट को टॉल देखा, ठीक है, तो वो ये टॉल है या वो ये टॉल है, ये कैसे पता चले? वो टॉल दिख रहा है, फिनोटाइप टॉल है उसका, ये ऐसा टॉल है या ऐसा टॉल। ठीक है, क्योंकि ड्वार्फ कंडीशन तो हमें पता है और ड्वार्फ इसमें तो नहीं होता है एक्सप्रेस, तो ये पता है कि टॉल है बट कैसा टॉल है। तो ये जीनोटाइप निकालने के लिए उन्होंने दिया टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हम टेस्ट करके निकाल सकते हैं, तो उन्होंने नेम रखा उसका टेस्ट क्रॉस। ठीक है, क्या करना है टेस्ट क्रॉस में? टेस्ट क्रॉस में उन्होंने कहा कि उस अननोन का क्रॉस करवा दो विथ रिसेसिव पेरेंट, जो रिसेसिव पेरेंट है उससे क्रॉस करा दो। इससे क्या होगा देखते हैं। हमारी F1 जनरेशन क्या आई थी? ये, राइट? तो हम पहले केस में यही ले लेते हैं और रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं। ठीक है, बना के देख लेते हैं हम। स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, दैट मीन्स 1:1 वाला रेशियो है। ठीक है, उन्होंने बोला अगर 50% टॉल आए और 50% ड्वार्फ आए, तो अननोन का जो जीनोटाइप था वो हीटेरोजाइगस था। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये भी नहीं पता है हमें। ठीक है, अभी हमने मान के चला ये नहीं पता है, बट हमने एक प्लांट ले लिया जिसका जीनोटाइप ये था।
तो रिजल्ट से वो एक्चुअली उस पे आ रहे हैं कि क्या था। रिजल्ट वो कह रहे हैं कि अगर 50% टॉल 50% ड्वार्फ आ जाए तो जीनोटाइप जो है वो हेटेरोजाइगस था, मतलब की कंडीशन ये थी। ठीक है, अब इसका दूसरा करके देख लेते हैं। मानो कि मेरा प्लांट ऐसा वाला टॉल है, ठीक है, तो उन्होंने करके देखा फिर। इसका भी करके देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें क्या हो रहे हैं, सारे टॉल। अगर ऑल टॉल आ जाए, ठीक है, 50% आ रहे थे यहाँ पे ऑल टॉल आ जाए, तो हमारा जो अननोन था वो होमोजाइगस टॉल है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या है, मतलब कि अगर 1:1 रेशियो आ रहा है तो जो जीनोटाइप है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। अगर हमारा पूरा जो रिजल्ट है वो पूरा ऑल टॉल है प्लांट, या ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कि ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर मैं जनरली बात करूं तो हम बोलेंगे कि अगर मुझे ऑल डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है तो मैं उसको कहूंगी वो होमोजाइगस टॉल कंडीशन है। ठीक है, तो करवाते क्या है, क्वेश्चन ये आ सकता है कि किससे क्रॉस करवाया जाता है, सो इट इज रिसेसिव पेरेंट। हमने रिसेसिव से करवाया ना दोनों केस में, तो रिसेसिव पेरेंट से जब करवाते हैं क्रॉस तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्रॉस नोन एज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का क्या मतलब है कि F1 का क्रॉस हम पेरेंट से कराते हैं। जो हमारी F1 हाइब्रिड है, F1 जनरेशन है, उसका क्रॉस जब पेरेंट से कराते हैं, पेरेंट मतलब किससे भी करवा दो आप, टॉल से करा दो या डॉफ से करा दो, किससे भी कराओ, तो हमारा जो, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें अननोन जीनोटाइप नहीं पता करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी F2 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स आए, उनका उनकी जेनेटिक आइडेंटिटी या जेनेटिक मेकअप कह सकते हैं उनका, सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट, सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट। तो ये टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है प्लांट ब्रीडिंग में, एनिमल ब्रीडिंग में, हॉर्टिकल्चर में, ऐसे में यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारा ये वो पहला पेरेंट कौन सा लेते हैं, डिसायर्ड प्लांट लेते हैं। जैसे आपने बायोटेक में पढ़ा होगा, बायोटेक्नोलॉजी में अगर हमने थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा हो तो उसमें क्या करते हैं, डिसायर्ड जीन वाला ऑर्गेनिज्म लेते हैं। तो अगर मेरे पेरेंट में डिसायर्ड जीन था, ठीक है, लेकिन मेरे F1 में उतना कैरेक्टर शो नहीं हुआ, अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी F2 आए उसमें ज्यादा कैरेक्टर शो हो, तो मैं F1 की सेल्फिंग न कराकर मैं पेरेंट से करवा दूं। तो ऑब्वियसली मेरे पास जीन्स किसके आएंगे, फिर पेरेंट के आएंगे। अगर मेरे पास पेरेंट्स के जीन आएंगे तो मेरा डिजायर्ड जीन वापस शो हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि मुझे जेनेटिक मेकअप चाहिए सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम बैक क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस मीन्स क्रॉसिंग विद अ पेरेंट। ठीक है, F1 की क्रॉसिंग हम पेरेंट से करवाते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। करेक्ट। इसको जीन नॉकआउट में भी यूज किया जाता है। हमें किसी एक पर्टिकुलर जीन का जीन को स्टडी करना है तो बाकी की जीन्स को हटा देते हैं, बाकी की जीन्स को नॉकआउट कर देते हैं। ठीक है, सो इन सब की डिटेल जो है वो आप बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ोगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि बैक क्रॉस का मतलब क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। करेक्ट, ओके। अगर मैं बोलूं कि टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, तो ये स्टेटमेंट ठीक है? टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ये ठीक है स्टेटमेंट? का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस का टाइप है या टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस का टाइप है। ऐसा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड, क्योंकि देखो हमने रिसेसिव पेरेंट से कराया टेस्ट क्रॉस में, और इसमें क्या करवा रहे हैं हम, इसमें दोनों से करवा सकते हैं, राइट। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो बैक क्रॉस का ही एक टाइप है। ठीक है, नाउ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स के बाद यहाँ हमने, ठीक है, अभी तक जितना पढ़ा है, अभी एक दो टेक्निक्स और हैं, जैसे कि पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस होता है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। पहले इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स पे वापस आते हैं और मेंडल जी का थर्ड लॉ समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ टू जीन्स, दैट इज डायहाइब्रिड क्रॉस जो हमने किया था, उससे मेंडल जी ने थर्ड लॉ दिया, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है मिक्सिंग। ठीक है, असॉर्ट मतलब मिक्स होना, और इंडिपेंडेंट मिक्सिंग कैसी है, इंडिपेंडेंट। अब किसकी बात हो रही है, ऑब्वियसली अलील्स की ही बात हो रही है। ठीक है, तो जब हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि
मैं यहाँ पे अगर मैं फिर से वो ले लूँ कि राउंड और येलो, ठीक है, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि ये दोनों सेपरेट होंगे, गैमेट्स बनने के टाइम पे ये दोनों भी सेपरेट होंगे, राइट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि गैमेट्स की मिक्सिंग जो है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि राउंड के साथ येलो भी जा सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है, ठीक है, रिंकल्ड के साथ येलो जा सकता है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन जा सकता है। मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जब हम क्रॉसिंग हो रही है, क्रॉसिंग मतलब गैमेट फॉर्मेशन हो रही है, जब भी क्रॉसिंग हो रही है, जब भी मेटिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अलील किसी पर्टिकुलर अलील को कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है। कहीं भी कंट्रोल नहीं करते हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो ये लॉ बोलता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है गैमेट्स के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे कोई भी गैमेट किसी को कंट्रोल नहीं करता है, सारे के सारे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे, ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके मैंने आपको एक्सेप्शन बताए, लाइक इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, राइट। जो हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, सेकंड लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, थर्ड लॉ का एक्सेप्शन अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेकंड लॉ का अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से मेंडल के कौन से लॉ का एक्सेप्शन नहीं है, देयर इज नो एक्सेप्शन इन नेचर, नेचर में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। अगर मैंने बोला कि ये गैमेट्स हैं या ये गैमेट है, तो हमेशा, सॉरी, ये अलील है या ये अलील है, तो हमेशा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेपरेट होंगे, ये डिफरेंट क्रोमोसोम में जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम, अब ये थी एक की बात, जब एक जीन की बात कर रहे हैं, जब भी हम दो जीन्स की बात कर रहे हैं, तो मेंडल जी ने कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्ट होंगे, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आ गया, साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया। एक साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट और बहुत इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लिंकेज का। क्या बोलता है लिंकेज? लिंकेज इसका एक्सेप्शन है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। लिंक्ड जीन्स एंड ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इनके एक्सपेरिमेंट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए आप लोग इतना रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच एवरीवन।